तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 170 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची लिटिल डीमन क्वीन को उसकी डीमन एम्परर सील वापस दे देता है। डीमन क्वीन अपनी डीमन एम्परर सील को लेने के बाद बहुत खुश होती है और कहती है लगता है कि मुझे अभी जाना चाहिए, और वो सील को एक्टिवेट करती है और कहती है सभी लोग उसे कहती है अब जबकि डीमन एम्परर सील वापस आ चुकी है तो मुझे जाकर अपने एंसेस्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी गोल्डन क्रो वैली में जाना होगा ताकि मैं इनहेरिटेंस की पावर को ले सकूं। और वो डीमन एम्परर सील को अपने हाथ में लेती है और बड़ी स्पीड से वहां से उड़ जाती है। डीमन क्वीन जहां से गोल्डन क्रो वैली की तरफ निकल चुकी है जबकि बाकी के सभी लोग वहीं पर होते हैं। वो लोग कहते हैं हमारी प्रिंसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है, लगता है इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। ये लोग उसे कहते हैं अब जबकि उसे उसकी डीमन एम्परर सील मिल चुकी है तो इसी सील को यूज करते हुए गोल्डन क्रो वैली में जाकर गोल्डन क्रो की पावर्स को हासिल कर सकती है। 100 साल से वो यहाँ पर राज कर रही है लेकिन किसी ने भी उसको असली की क्वीन नहीं माना। अब वो एक रियल एम्परर बन जाएगी। कुछ भी कहता है लगता है कि इस लड़की के लिए ये वाली सील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से उसने बिना टाइम वेस्ट किए बड़ी स्पीड से यहाँ से जाने का फैसला किया है। सीन में डीमन क्वीन का ही दिखाया जाता है। लिटिल डीमन क्वीन जल्दी से गोल्डन क्रो वैली की तरफ निकल पड़ती है। वो गोल्डन क्रो वैली में पहुंचती है और जाकर फॉर्मेशन को ओपन करती है और अपनी सील की मदद से वो अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा फायर होती है। ये गोल्डन क्रो की फायर होती है। वो फायर को जाकर इशारा करती है और वो फायर वहाँ से सेंटर से हट जाती है और उस फायर को हटाने के बाद वो उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर अंदर जाती है तो उसके सामने खाली चट्टानें होती हैं और उसके सामने वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं होता। डीमन क्वीन कहती है 100 साल के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर वापस आने का मौका मिला है। अब जबकि मेरे पास डीमन इंपीरियल सील है, गोल्डन क्रो गार्ड मुझे अपनी इनहेरिटेंस की पावर जरूर देगा। डीमन क्वीन वहीं पर खड़ी होकर अपनी सील को एक्टिवेट करती है और सील को एक्टिवेट करने के बाद कहती है मैं इल्यूशनरी डीमन राम की 12वीं एम्परर हूँ, रॉयल फैमिली की 11th जनरेशन की आखिरी बची हुई मेंबर। गोल्डन क्रो गार्ड प्लीज यहाँ पर आओ और मुझे अपनी इनहेरिटेंस की पावर दो। मुझे अभी यहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त फायर का बना हुआ गोल्डन क्रो उसके सामने अपीयर होता है। तो गोल्डन क्रो उसके सामने अपीयर होने के बाद एक जबरदस्त चीख मारता है। उसी के बाद ही वो वहाँ पर ह्यूमन फॉर्म लेना स्टार्ट करता है। डीमन क्वीन अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी के सामने वो गोल्डन क्रो एक फीमेल बन जाती है, एक गॉडेस बन जाती है और उसके सामने अपीयर होती है और उसे कहती है हमारी रॉयल फैमिली पिछले 100 साल से यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए नहीं आई और आज फाइनली एक लड़की यहाँ पर चली आई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पावर्स एक लड़की के लिए हैं? गोल्डन क्रो गार्ड उसे कहती है लगता है कि गोल्डन क्रो गार्ड और तुम्हारी फैमिली के दरमियान में जो एक रिलेशनशिप था कि हम तुम्हें अपनी पावर्स दिया करते थे वो रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। प्लीज जल्दी से वापस चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। क्वीन उसे कहती है प्लीज मुझे सही तरह से समझाएं आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आई। क्रो गार्ड उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सही अल्फाज में समझाती हूँ। वो उसे कहती है मैं तुम्हें गोल्डन क्रो पावर नहीं दे सकती, तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर नहीं दे सकती और ना ही तुम उन पावर्स को ले सकती हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? डीमन क्वीन उसे कहती है लेकिन ऐसा क्यों, आप मुझे पावर्स क्यों नहीं देंगी क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से ही हूँ। गोल्डन क्रो गार्ड उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास जो गोल्डन क्रो फायर है ये इस दुनिया की सबसे ज्यादा हॉट फायर है और ये फायर जैंग टाइप की है, ये जिन टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। और तुम एक लड़की हो, एक लड़की इस तरह की फायर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हो, ना ही तुम इस फायर को रिलीज कर सकती हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो। हालांकि ये बात भी ठीक है कि तुम्हारे पास मेरी गोल्डन क्रो ब्लड लाइन है और तुम्हारे पास पहले से मेरे पास ब्लड लाइन की पावर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है। के बावजूद तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। इस वक्त तुम्हारा लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम रह चुका है। तुमने गोल्डन क्रो की फायर को कल्टीवेट करने की कोशिश की है, एक लड़की होकर गोल्डन क्रो की फायर को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो तुमने यहाँ पर मेरी पावर्स को दोबारा से लेने की कोशिश की, इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बुरे होंगे, इसका नुकसान इतना होगा कि तुम मर जाओगी। डीमन क्वीन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरे 100 साल तक इंतजार किया है, क्या वाकई में यहाँ पर मेरी डीमन ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी? मैं रॉयल फैमिली से हूँ, हमारी रॉयल फैमिली यहीं पर खत्म होने वाली है। गोल्डन क्रो गार्ड का हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, तुम लोग ऐसे हमारे रिलेशन को नहीं तोड़ सकते। वो वहीं पर अपने घुटने टेक कर बैठ जाती है और बहुत ज्यादा उदास होती है। डीमन क्रो गार्ड उसे कहती है अब जबकि तुम एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ तो फिर हम दोनों के दरमियान में एक कैजुअल बॉन्ड है, तो मैं तुम्हें इसके नाते तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किस तरह गोल्डन क्रो की पावर्स को इनहेरिट कर सकती हो। ये पावर्स तुम्हें मिल सकती हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये वाली बात मैंने पहले ही कह दी थी कि यहाँ पर डीमन इल्यूशनरी राम में भी तो जाओची की कोई वाइफ होनी चाहिए, और जब ये वाली बात इस गॉडेस ने यहाँ पर की तो मुझे काफी ज्यादा हंसी आई थी कि मैंने ये तो पहले ही कह दिया था। तो गॉडेस उसे ट्रिक बताती है। वो उसे कहती है क्योंकि तुम्हारे पास जिन टाइप की एनर्जी है, तुम्हें बस एक आदमी के साथ जिसके पास यांग टाइप की एनर्जी हो उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करनी है। ऐसा इंसान जिसके पास वर्मिलियन बर्ड या फिर फिनिक्स गार्ड की पावर हो, फिर तुम उस बंदे के साथ सो लेती हो तो तुम्हारी जिन और यांग दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी, जिससे तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट कर पाओगी। फिर तो ये वही बात होगी कि हमारे जाओची को यहाँ पर एक और वाइफ मिलने वाली है। लास्ट टाइम उसने एक के साथ डुअल कल्टीवेशन की थी और उसको एक बच्चा दे दिया था, तो इस बार पता नहीं वो क्या करेगा। गोल्डन क्रो गार्ड उसे कहती है लेकिन ये काम बहुत
ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डीमन लुचनिराम में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास डिवाइन फिनिक्स या फिर वर्मिलियन बर्ड की पावर हो। इन दोनों गार्ड्स की पावर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों गार्ड्स कब के यहाँ से चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में तुम कभी भी ब्लड लाइन की पावर को हासिल कर पाओगी। साथ ही वो दोबारा से गोल्डन क्रो फायर में चेंज हो जाती है और उसे कहती है, ठीक है अब हम लोगों का ताल्लुक यहाँ पर खत्म होता है, तो तुम अपनी रॉयल फैमिली की आखिरी मेंबर हो। हमारी फैमिली में और कोई भी नहीं बचा जिसे मैं अपनी पावर दे सकूं, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। रही बात तुम्हारी डीमन एम्परर सील की, तो तुम्हारी डीमन एम्परर सील खुद ही यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी जब मेरी सोल का बचा हुआ टुकड़ा खुद ही यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, और तुम्हारे मरने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इस सील को यूज करते हुए गोल्डन क्रो की पावर को इनहेरिट कर सके। गोल्डन क्रो गार्डिस वहाँ से उड़ती हुई अपने टापू की तरफ चली जाती है। इसी दुनिया के अंदर उसका अपना अलग से टापू है। जाने के बाद डीमन क्वीन सोच रही होती है, अब मैं एक ऐसे इंसान को कहाँ से ढूंढूं जिसके पास डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर हो या फिर वर्मिलियन बर्ड की पावर हो। पता है कि मेरे डीमन एम्परर फैमिली की डेस्टिनी में यही लिखा हुआ था, हमारी किस्मत में यही लिखा था कि यहाँ से आकर हमारी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, मैं आज के बाद गोल्डन क्रो की पावर्स नहीं मिलेंगी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जाउची की फैमिली का दिखाया जाता है। जाउची के ग्रैंडपा बाकी के मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं, हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि ड्यूक हुआ को इस बार बहुत बड़ा झटका लगा है और वो यहाँ से हमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर प्लान करेगा। इस वजह से हमारे जाउची के को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। वो अपने पास एक स्पेशल प्रोटेक्टिव चार्म निकालते हैं और जाउची से कहते हैं, ये मेरी फैमिली का सबसे स्पेशल प्रोटेक्टिव ट्रेजर है, ग्रैंडफादर ये वाली स्पेशल चीज तुम्हें देना चाहते हैं। जाउची के मामा जी और जाउची के डैड जैसे ही वो स्पेशल क्रिस्टल को देखते हैं वो बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो एब्सोल्यूट ह्यूमनली फ्रोजन क्रिस्टल है। जाउची के मामा जी अपने डैड से कहते हैं, डैड ये क्या, आपका बेटा हूँ, जब कभी आप मुझे किसी मुश्किल मिशन पर भेजते हैं आप मुझे तो ये वाला प्रोटेक्टिव क्रिस्टल देकर नहीं भेजते, आप मुझे ऐसे ही भेज देते हैं। लगता है कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते, इसी वजह से आप मुझे नहीं देते बल्कि आप मेरे भांजे को ये वाला क्रिस्टल दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। डैड उठकर उसकी तशरीफ में एक जबरदस्त किक मारते हैं और कहते हैं, बकवास बंद करो, तुमसे अभी तक मुझे एक पोता तो दिया नहीं गया और ऊपर से तुम्हें ये क्रिस्टल चाहिए, जाओ जाकर पहले मेरे लिए एक पोते का बंदोबस्त करो, उसके बाद आकर ये क्रिस्टल मुझसे ले लेना। मामा जी भी आगे से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है आप ये वाला क्रिस्टल हमारे जाउची को ही दे दीजिए, उसके लिए ठीक रहेगा। जबकि मदर भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और अपने डैड से कहती है, डैड आप लोग इनको बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं, अपने पोतों को इतना ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा अपनी बेटी से कहते हैं, ये मेरा ग्रैंडसन है जो कि 20 साल के बाद यहाँ पर वापस लौटा है, तो क्या मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता, क्या तुम लोगों को इस बात से कोई मसला है? लोग कहते हैं, नहीं डैड हमें इस बात से कोई भी मसला नहीं है, आपका पोता है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ग्रैंडपा जाउची के पास जाते हैं और उसे क्रिस्टल देते हुए कहते हैं, जब भी कभी तुम बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हो तो इसको एक्टिवेट कर देना, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है, इस स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर के एक्टिवेट होने के बाद ये तुम्हें 3 घंटे तक बचा कर रखेगा। अगर एक हाई लेवल का एम्परर प्रोफाउंड राम का एक्सपर्ट भी तुम्हारे पर अटैक करेगा तब भी वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तुम्हें पूरे 3 घंटे मिल जाएंगे। जाउची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये क्रिस्टल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत है। 20 साल से तुम हमारे से बहुत ज्यादा दूर थे, इसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अकेले और बहुत ज्यादा उदास हो गए। क्रिस्टल मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम्हें याद हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा भी हैं और तुम मेरे ग्रैंडसन हो। उसी वक्त जाउची के माथे के ऊपर जो फीनिक्स का मार्क होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। जाउची कहता है, ये क्या मेरे माथे के ऊपर जो फीनिक्स का मार्क है ये चमक क्यों रहा है? जाउची कहता है, मुझे ये फीलिंग्स नॉर्थ की तरफ से आ रही है जिस तरफ डीमन एम्परर क्वीन गई है कि डीमन क्वीन बहुत ज्यादा खतरे में है। जाउची कहता है, मेरे माथे के ऊपर जो डिवाइन फीनिक्स गार्ड का जो निशान है ये तभी चमकता है जब प्रिंसेस जुए यहाँ पर हो, उसके पास डिवाइन फीनिक्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है और बहुत ही जल्दी वो खुद एक डिवाइन फीनिक्स गॉडेस बनने वाली है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि गोल्डन क्रो की पावर्स एक्टिवेट हुई हैं जिसकी वजह से ये मार्क चमक रहा है। जाउची उन सभी लोगों से कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे गोल्डन क्रो वैली में जाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि प्रिंसेस खतरे में है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, लेकिन तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर क्लैन के लोग ही जा सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तुम तो वहाँ पर एंटर भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि मदर उसे कहती है, इस वक्त तुम्हारी करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, ड्यूक हुआ तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो तुम्हारे पर किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे पर नजर रखे हो, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे पर अटैक करेगा। जाउची उनसे कहता है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ड्यूक हुआ इस वक्त क्वीन के पीछे होगा, वो क्वीन के ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि उसका प्लान क्वीन को रास्ते से हटाने का है। ग्रैंडपा जाउची की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जियर तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर लिटिल डीमन क्वीन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिटिल डीमन क्वीन दिखने में बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूक हुआ से बहुत ज्यादा है। का एक ऑर्डिनरी सा ड्यूक हुआ जो कि मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर है, वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वैसे भी लिटिल डीमन क्वीन तो हमेशा ही ऑन गार्ड रहती है, वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती, तो इसके ऊपर स्नीक अटैक कैसे करेगा? जो उनसे कहता है, ग्रैंडपा आपको मेरे इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा करना होगा, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खतरा है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फादर जाउची से कहती है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम वहाँ पर जाकर रहोगे, तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ
चलता हूँ। दोनों मिलकर जाकर लिटिल डीमन क्वीन को बचाएंगे। जाओची उसे कहता है, नहीं डैड, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मुझे वहाँ पर अकेले ही जाना होगा। डैड उसे कहते हैं, लेकिन तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते। मुझे अपने पास एक ट्रांसमिशन जेट निकालता है और डैड को देते हुए कहता है, आप इस ट्रांसपोर्टर को अपने पास रखें। हर 30 मिनट के बाद आपको एक वॉइस मैसेज भेजूंगा। अगर 30 मिनट के बाद मेरा वॉइस मैसेज आप तक नहीं पहुँचता तो आप अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर आ जाना मुझे बचाने के लिए। डैड उसे कहते हैं, ये तरीका भी ठीक है, अब वॉइस मैसेज भेजना भूलना मत। उन सभी लोगों से कहता है, ठीक है, तुम सभी लोगों को बाय बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। जाओची बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। जबकि जाओची की मदर कहती है, मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा बहुत ज्यादा लकी है, वो जरूर वापस आएगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 170 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।